कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। वेलकम टू एनसीईआरटी वे यूपीएससी एवरीवन। एनसीईआरटी वे यूपीएससी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही नया टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, वो है पॉलिटिकल पार्टीज। ये जो टॉपिक है ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को, जो क्लास 10th का एसएसटी का पॉलिटिकल साइंस का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 6 है पॉलिटिकल पार्टीज, इस वीडियो के अंदर हम ये कंप्लीट चैप्टर कवर करने वाले हैं एक बिल्कुल प्रिसाइज वीडियो में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बिल्कुल प्रिसाइसली इस वीडियो में हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको इस चैप्टर में दी हुई हैं। सबसे पहली टर्म है पॉलिटिकल पार्टी। इफ इट इज आस्क्ड फ्रॉम यू व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी और डिफाइन द टर्म पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ कैन यू रेफर? पॉलिटिकल पार्टी लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका मेन इंटेंट होता है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना। पॉलिटिकल पार्टी जो ग्रुप बना है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए ही बना है, और इलेक्शन वो क्यों कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? ऑब्वियसली गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। सो पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। सो दिस सच ग्रुप इज रेफर्ड एज पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, पॉलिटिकल पार्टी के अलावा एक होता है प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप भी आपसे पूछा जा सकता है, प्रेशर ग्रुप क्या होता है? प्रेशर ग्रुप एक तरीके से प्रेशराइज करता है गवर्नमेंट्स को अपनी डिमांड्स को फुलफिल करवाने के लिए। प्रेशर ग्रुप भी एक ग्रुप ऑफ पीपल है, द ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट देयर डिमांड्स। जो अलग अलग यूनियंस की, जैसे ट्रेड जो यूनियंस बनी हुई हैं, फार्मर्स की यूनियंस हो सकती हैं, दीज आर कॉल्ड एज प्रेशर ग्रुप्स। ये प्रेशर ग्रुप्स हैं। So pressure groups are also a group of people who come together. They have come together to pressurize the government to implement their demands. वो political party से different होते हैं। Political party तो election contest करना उनका intent होता है, और प्रेशर ग्रुप का इंटेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना नहीं है, जस्ट प्रेशराइज करना है गवर्नमेंट को उनकी डिमांड्स को इंप्लीमेंट करवाने के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग और बड़ा शानदार क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टी एंड द प्रेशर ग्रुप। सो पॉलिटिकल पार्टी का इंटेंट होगा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना, ऑब्वियसली पावर होल्ड करने के लिए गवर्नमेंट में, जबकि प्रेशर ग्रुप का इंटेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना नहीं होता। अगर उसका इंटेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, वो उसका एम है, ऑब्जेक्टिव है, तो वो अपने आप में प्रेशर ग्रुप नहीं रहा, फिर तो वो पॉलिटिकल पार्टी बन गया। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैन द प्रेशर ग्रुप प्ले द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? वेदर यू एग्री? तो नो। इफ एनी प्रेशर ग्रुप, अगर कोई प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी का रोल प्ले करेगा, वो कॉन्टेस्ट करेगा इलेक्शन, तो वो क्या बन जाएगा? वो तो पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगा। लेकिन क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप का रोल प्ले कर सकती है? यस, एब्सोल्युटली राइट। ऑपोजिशन पार्टीज हो, पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप का रोल प्ले कर सकती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टर्म है रूलिंग पार्टी। जो पार्टी, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो जिसने गवर्नमेंट फॉर्म की है, जो गवर्नमेंट में है, उसको हम बोलेंगे रूलिंग पार्टी। और जो उसको अपोज कर रहा है, जो कि गवर्नमेंट में नहीं है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, जो गवर्नमेंट को अपोज कर रही है, रूलिंग पार्टी को अपोज कर रही है, वो किसका पार्ट है? वो पार्ट है ऑपोजिशन का। एक और टर्म है इस चैप्टर की जो बड़ी इंटरेस्टिंग है पॉलिटिकल पार्टी की, और पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड टर्म है पार्टीसन। अब ये पार्टीशन क्या होता है? जो एक्टिव मेंबर होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, वो स्ट्रांगली कमिटेड होते हैं अपनी पार्टी के आइडियोलॉजी के, तो ये उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो उनकी पार्टी की लाइन है, जो उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी है, उसको वो टो करेंगे, उसको वो आगे लेके जाएंगे। सो पार्टीशन का सिंपली मतलब होता है अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी, सो दैट पर्सन इज रेफर्ड एज पार्टीशन। देन ये जो टेंडेंसी है जिसमें वो जो पार्टीशन है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, क्योंकि वो कमिटेड है, तो अब वो अपना ओन, हो सकता है उसका बिलीव या उसका इंटेंट जो है वो पार्टी से अलग हो, लेकिन वो क्योंकि पार्टीशन है, क्योंकि वो कमिटेड है पॉलिटिकल पार्टी से, तो ये उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी पार्टी की लाइन को ही आगे बढ़ाएगा। तो वो ऐसी सिचुएशन जिसमें वो अनेबल हो जाता है बैलेंस्ड व्यू लेने में, पार्टी से अलग अपना व्यू जो है वो नहीं रख पा रहा, तो ऐसी जो सिचुएशन है उसको हम बोलते हैं पार्टीशनशिप।
अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के कितने कंपोनेंट होते हैं? तो तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। इन तीन कंपोनेंट के बिना यू कैन नॉट इमेजिन पॉलिटिकल पार्टी। पहला द लीडर्स, दूसरा द एक्टिव मेंबर्स, तीसरा द फॉलोवर्स। लीडर्स जो पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहे हैं फ्रंट से, एक्टिव मेंबर्स जो पार्टी के लिए प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, जो पार्टीजन है, और फॉलोवर्स जो जनता है नॉर्मली, जो बिलीव करते हैं पार्टी के आइडियोलॉजी में, वो फॉलोवर्स हैं। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज अनदर टॉपिक। अब ये पॉलिटिकल पार्टी हमने देखी, इसके कंपोनेंट देखे, इसके टर्म्स देखी, पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है, क्या इनके फंक्शन है, तो इसकी डेफिनेशन से ही फंक्शंस आपको पता लग जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका इंटेंट होता है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। तो यहां पे आ गया टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, ये इसका फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। डेमोक्रेसीज के अंदर इलेक्शंस मेनली पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ही कंपीट किए जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है, और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के दौरान दे पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स वो आगे रखती है, और इन्हीं पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के बेसिस पे लोग उनको सपोर्ट करते हैं। तीसरा और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टी का डिसाइसिव रोल इन लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग जो प्रोसेस है, जो लॉ बन रहे हैं, वो बन रहे पार्लियामेंट में है, वो असेंबली के अंदर बन रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेकिन वो जो मेंबर्स गए हैं दे बिलोंग टू द पॉलिटिकल पार्टी, दे हैव द आइडियोलॉजी। तो पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। देन उसके अलावा अभी हमने देखा डेफिनेशन में कि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी, क्यों? टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो इसका अगला फंक्शन आ जाता है टू फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट में है रूलिंग पार्टी है, उसके अलावा दूसरा क्या होता है? ऑपोजिशन। तो पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन का रोल भी प्ले करती है, रोल ऑफ ऑपोजिशन। देन शेप पब्लिक ओपिनियन, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का। पॉलिटिकल पार्टी, कई सारी पॉलिटिकल पार्टी डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज करती है, ऑपोजिशन डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, रैलीज ऑर्गेनाइज करती हैं, कई सारी यात्रा वगैरह जो है ऑर्गेनाइज की जाती है हमारे जैसे देश में। तो ये सारी चीजें क्यों? पब्लिक का ओपिनियन शेप करने के लिए। ऑपोजिशन ये रोल प्ले करता है कि रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट पब्लिक का ओपिनियन शेप कर सके। रूलिंग पार्टी अपने तरीके से कोशिश करती है कि पब्लिक का ओपिनियन अपने फेवर में शेप कर सके। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पॉलिटिकल पार्टी का, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टी का। और इसका एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो लास्ट फंक्शन आपको यहां पे बता रखा है, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। देखिए पॉलिटिकल पार्टी जो है मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन है ग्राउंड में, ये डायरेक्टली जनता से जुड़ा हुआ इंस्टीट्यूशन है। तो लोगों को गवर्नमेंट मशीनरी की एक्सेस दिलवाना, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाना, उनको बताना, ये सारा काम भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स हैं वो प्ले करते हैं। अगला क्वेश्चन ये आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज अगर ना हो तो क्या प्रॉब्लम होगी? तो देखिए कई सारे फंक्शंस ये जो परफॉर्म किए, सोचिए अगर पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो ये फंक्शंस फिर कौन प्ले करेगा? किसी भी डेमोक्रेसी में एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज विल बी देयर, बिकॉज डिफरेंट आइडियोलॉजीज बेस्ड जो है वो ग्रुप फॉर्म होते हैं और वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। तो इन फंक्शन से हम इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि क्यों हमें पॉलिटिकल पार्टीज की नीड है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, और व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? So because political parties perform various functions, we need the political party, and this tells the importance of the political party. Political party और क्या करती हैं? वो stability provide करवाती हैं डेमोक्रेसी के अंदर। अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है तो ऑब्वियसली सोच के देखिए ऐसी सिचुएशन जिसमें जैसे हमारे जैसे देश में लोकसभा के अंदर 543 टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स हैं हमारे देश में, 543 इंडिविजुअल्स हों, सब इंडिविजुअल्स इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, तो वो किसके लिए अकाउंटेबल होंगे? एक स्टेबिलिटी जो है उसकी प्रॉब्लम आ जाएगी। इंस्टेबल सिचुएशन जो है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो पूरे देश में क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि इंडिविजुअल्स तो सिर्फ अकाउंटेबल होंगे अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, तो देश के लिए कौन अकाउंटेबल होगा? सो इसलिए आपको यहां पे बता रखा है, देखिए देयर विल बी ऑल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, देन the representative will be accountable to only their constituency, but no one will be responsible for the whole country. So therefore political parties are very important and there is a necessity. अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि how many parties should we have? पार्टीज कितनी होनी चाहिए? तो हम यहां पे समझते हैं पार्टी सिस्टम को। पार्टी सिस्टम का मतलब है कि इन एनी कंट्री द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इज रेफर्ड एज द पार्टी सिस्टम। देखिए वन पार्टी सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट, और जहां पे वन पार्टी सिस्टम है उसको आप रेफर कर सकते हो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सिस्टम, क्योंकि एटलीस्ट डेमोक्रेसी से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो
कि डेमोक्रेसी डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियोलॉजीज को अलाउ करेगी, वो एक ही टाइप की आइडियोलॉजी को नहीं थोपेगी। यही तो डेमोक्रेसी की खासियत है, खूबसूरती है। तो इसलिए वन पार्टी सिस्टम में क्या है, ऐसा इलेक्टोरल सिस्टम दैट डज नॉट परमिट free competition for power. Only one party is allowed. Example, like in China. So therefore you don't call China as the democratic country. Then two party system, या इसको हम बाय पार्टी सिस्टम भी बोलते हैं, जहां पे क्या होता है, only two parties have a serious chance of winning majority of seats and to form government. ऐसी सिचुएशन या ऐसे पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस या पॉलिटिकल सिस्टम जिसके अंदर सिर्फ दो ही पार्टीज के पास में चांसेस है कि वो गवर्नमेंट में आए, या तो एक पार्टी आती है या दूसरी पार्टी आती है, जैसे जनरली यूके के अंदर या यूएसए के अंदर है। जैसे यूएसए के अंदर एक टाइम रिपब्लिकन, दूसरे टाइम डेमोक्रेट्स, ऐसा जनरली चलता है। तो ऐसी सिचुएशन जहां पे बहुत, हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट कर रही हैं इलेक्शन, लेकिन सिर्फ दो पार्टी के पास में ही सीरियस चांस है कि वो विन करती हैं इलेक्शंस को। और मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे जैसे देश में, इंडिया के अंदर, जहां पे बहुत सारी पार्टीज के पास में चांस है कि वो पावर में आ सके, कोलिशन गवर्नमेंट्स फॉर्म होती हैं। और यहां पे टू पार्टी सिस्टम में कोलिशन गवर्नमेंट इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो, इस तरीके का सिस्टम नहीं होता। जनरली दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर का एक्सचेंज होता है, लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारी पार्टी कंपीट करती हैं और बहुत सारी पार्टीज के पास में रीजनेबल चांस है पावर में आने का। सो मोर देन टू पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस टू कम इन पावर, ईदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और विथ अलायंस। तो इसको हम कहेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम। तो हमारे जैसे देश में, इंडिया के अंदर क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, और ये हमारे लिए सूटेबल है इतनी बड़ी वास्ट कंट्री के लिए। अगला ये आता है स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी। देखिए, हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करता है, रिकॉग्नाइज करता है। उसने क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि ये जो क्राइटेरिया है, इसके बेसिस पर हम किसी भी पार्टी को सिंबलाइज कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं एज स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी। कोई भी पार्टी जो 6%, एटलीस्ट 6% जो है वोट शेयर ला रही है किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में रेस्पेक्टिव स्टेट के, और साथ में 2 सीट्स जीत रही हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो ऐसी पार्टी को उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर क्या रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, स्टेट पार्टी। और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो लोकसभा के अंदर 6 सीट लेके आ रही हैं, या 4 डिफरेंट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्शंस हुए हैं वहां पे 6% वोट शेयर ला रही है और साथ में 4 सीट्स लोकसभा के अंदर ला रही हैं, तो ऐसी पार्टी को क्या रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, नेशनल पार्टी। सो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एनी पार्टी एज द स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी। देयर आर करंटली 7 national party in 2000, according to the last election which happened in 2019, there are 7 national party. Recently एक नई पार्टी और हमारे देश में 8 नेशनल पार्टीज बन चुकी हैं। आम आदमी पार्टी को भी रिकॉग्नाइज कर दिया है एज नेशनल पार्टी के रूप में, क्योंकि उसने भी ये जो क्राइटेरिया आपको यहां पे दिया हुआ है वो अचीव कर लिया कि 4 डिफरेंट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में उसने 6% वोट शेयर अचीव कर लिया और उसकी 4 से ज्यादा सीटें हैं लोकसभा के अंदर, इसलिए उसको भी एज ए नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज कर दिया है। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और लास्ट 2019 जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो यहां पे 7 नेशनल पार्टी यू विल बी रेफरिंग। कौन कौन सी है वो 7 नेशनल पार्टी? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, जो कि 1998 1 जनवरी को फॉर्म हुई थी, जिसकी लीडर है ममता बनर्जी, मेनली ये वर्क करती है वेस्ट बंगाल में। बहुजन समाज पार्टी, जिसके लीडर थे काशीराम, इसके फाउंडर थे, 1984 में फॉर्म हुई थी। दलित्स के लिए, ऑप्रेस्ड वर्ग के लिए बहुजन, बहुजन एक जो टर्म है उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं माइनॉरिटी, बैकवर्ड्स, दलित्स को, और इनके लिए ये पार्टी मेनली वर्क करती है। 1984 में फॉर्म हुई थी, काशीराम इसके लीडर हैं। देन भारतीय जनता पार्टी, ये जो पार्टी है करंटली रूलिंग पार्टी है, ये फाउंड हुई थी 1980 के अंदर बाय रिवाइविंग द अर्स्टवाइल भारतीय जनसंघ। जो भारतीय जनसंघ 1950s की डिविजन में बना था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय इसके लीडर थे। तो 1980 में बीजेपी का फॉर्मेशन हुआ था। इसकी कोर आइडियोलॉजी है इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, अंत्योदय, ये इसकी कोर आइडियोलॉजी है। कल्चरल नेशनलिज्म, जिसको हिंदुत्व हम रेफर करते हैं। और उसके अलावा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि फॉर्म हुई थी 1925 में, जिसकी मेन आइडियोलॉजी है मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म। ये सेक्युलरिज्म में और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बिलीव करती है और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है। देन वी हैव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये 1964 में सीपीआई के अंदर ही स्प्लिट हो गया था, तो 1964 में ये जो है स्प्लिट होके बनी थी CPIM। ये मार्क्सिज्म लेनिनिज्म में बिलीव करती है। देन वी हैव INC, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी है। 1885 में फॉर्म हुई थी। AO ह्यूम इसके फाउंडिंग जो मेंबर थे।
ये पार्टी जो है सेक्युलरिज्म, वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन, माइनॉरिटीज, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ माइनॉरिटीज, है ना, इसमें बिलीव करती है। देन वी हैव नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो कि 1999 में फॉर्म हुई थी, जो कि एक स्प्लिट ही हुआ था कांग्रेस पार्टी के अंदर। शरद पवार जैसे लीडर हैं इसके अंदर, और मेनली महाराष्ट्र और कुछ और स्टेट्स में ये वर्क करती है। इसके अलावा हमारे देश में टू मेजर अलायंसेस भी वर्क करते हैं, जो है एनडीए और यूपीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसको लीड कर रही है बीजेपी, और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जिसको लीड कर रही है आईएनसी। इसके अलावा एक तीसरा ब्लॉक भी है जिसको लेफ्ट ब्लॉक भी बोला जाता है, लेफ्ट फ्रंट भी बोला जाता है, जिसके अंदर सीपीआई, सीपीएम ऐसी पार्टीज हैं, सीपीआई एंड सीपीएम, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करती हैं। ऐसी कई पार्टीज जो हैं इस ब्लॉक के अंदर हैं। इसके अलावा आप यहां पे देख सकते हैं चैलेंजेस कौन से हैं पॉलिटिकल पार्टीज के सामने। तो चैलेंजेस क्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टी इन आवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी की बात करती हैं, लेकिन उनके अंदर खुद के अंदर ही पॉलिटिकल पार्टी का जो सिस्टम है उसमें वो इंटरनल डेमोक्रेसी लैक है। सो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इज द मेजर चैलेंज फॉर द पॉलिटिकल पार्टी। देन डायनेस्टिक सक्सेशन, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई एक फैमिली का ही ज्यादातर कंट्रोल होता है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे देश में, जहां में हम देखते हैं कोई एक पर्टिकुलर फैमिली जो है वही पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रही है। उसके बाद में जो ट्रांजिशन भी हो रहा है, अगर नेक्स्ट जो लीडर बन रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वही उसी फैमिली से बिलोंग करने वाले पर्सन जो हैं वही बन रहे हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो टैलेंटेड पर्सन हैं पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वो जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये मेजर चैलेंज जो है पॉलिटिकल पार्टीज फेस कर रही है। रोल ऑफ मनी पावर, मसल पावर, दिस इज ऑल्सो वेरी बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। और कई बार ये जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये मीनिंगफुल चॉइस ऑफर नहीं कर पा रही हैं। दे डू नॉट सीम टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज लगभग सेम से लगती हैं। सो दीज आर द चैलेंजेस व्हिच आर देयर इन फ्रंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड करंटली वी आर फेसिंग इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर हमने चैलेंजेस की बात तो की, अब हम इसको रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म। तो देखिए इसमें दो पोर्शन है, कुछ रीसेंट रिफॉर्म्स जो हुए हैं और कुछ सजेशंस जो रिफॉर्म होने चाहिए। अगर हम रीसेंट रिफॉर्म्स की बात करें तो एंटी डिफेक्शन लॉ, ये हमारे देश में आया एंटी डिफेक्शन लॉ, जिससे पार्टीज में जो डिफेक्शन होता है, अब डिफेक्शन का क्या मतलब है कि कोई एमपी या एमएलए बनता है किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर, लेकिन जीतने के बाद में वो अपनी पार्टी को लीव कर देता है और दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। तो इसको हम कह रहे हैं कि पार्टी को डिफेक्ट करना, डिफेक्टिंग द पार्टी। सो इफ एनी एमएलए और एमपी चेंजेस पार्टीज आफ्टर विनिंग फ्रॉम अनदर पॉलिटिकल पार्टी, ही और शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर बाय विद एंटी डिफेक्शन लॉ। ये प्रोविजन कर दिया गया जिससे कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे और इंस्टेबिलिटी क्रिएट ना हो। हॉर्स ट्रेडिंग जैसी सिचुएशन जो आती है, एमएलए और एमपी को खरीदा बेचा जाता है, ऐसी सिचुएशन हम सुनते हैं कई बार कि पर्सन्स अपनी पार्टी को डिफेक्ट करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट फॉर्मेशन में मदद कर रहे हैं, और ऐसा बोला जाता है कि शायद उन्होंने पैसे ले लिए होंगे या उनको और तरीके के जो है अल्यूरमेंट दिए होंगे। तो ये प्रॉब्लम एंटी डिफेक्शन लॉ आने के बाद में कम हुई है। उसके अलावा क्रिमिनल्स का रोल, मनी पावर का रोल, ये कम हो पॉलिटिक्स के अंदर, इसीलिए ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो पर्सन इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है उसको क्या फाइल करना होगा, एफिडेविट। अब ये एफिडेविट का क्या मतलब है, एफिडेविट एक स्वर्ण स्टेटमेंट होती है, शपथ पत्र होता है एक तरीके से, जो कि कैंडिडेट देता है इलेक्टोरल ऑफिसर को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से पहले, और बताता है, कंप्लीट डिटेल देता है कि कितनी प्रॉपर्टी है उसके पास में और कितने केसेस पेंडिंग है उसके अगेंस्ट। और ये चीज पब्लिक भी की जाती है जिससे कि लोगों को भी पता लगे कि जो कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहा है लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन को, तो उसके बारे में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी हो ताकि लोग जो है अच्छे तरीके से डिसीजन ले सकें। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये ऑर्डर भी पास किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस जो हैं वो होल्ड करवाएं और अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स रिलेटेड चीजें भी जो है वो फाइल करें रेगुलर बेसिस पर। इसके अलावा कुछ और सजेशंस हैं जो की जानी चाहिए, जैसे कि इंटरनल अफेयर जो है पॉलिटिकल पार्टीज का, उसको लेके कुछ रेगुलेशंस जो हैं वो होने चाहिए ताकि पार्टीज के अंदर भी डेमोक्रेसी जो है वो इस डेमोक्रेटिक तरीके से जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो परफॉर्म करें इंटरनली। और ये मैंडेटरी किया जाना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज 1/3 वुमेन को एटलीस्ट टिकट्स जो है वो अलॉट करे, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे देश में जो हम 50% पॉपुलेशन की बात करते हैं लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन जो असेंबली के अंदर है वो बहुत कम है। और उसके अलावा स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शन की, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। और जो अच्छे लोग हैं
जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना चाहिए, पॉलिटिक्स को हमें नेगेटिव नहीं टर्म कर देना चाहिए। तो पॉलिटिक्स में जो आना चाहते हैं, जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनका रोल बढ़ना चाहिए। ये कुछ अच्छी सजेशंस हैं जो पूछी जा सकती हैं, लाइक विच आर द गुड सजेशंस, what are your views, how can political system और political parties be reformed in our country, give your views। तो उसमें आप ये सजेशन जो है प्रोवाइड करवा सकते हो। तो ये आपका चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टी का। हमने पॉलिटिकल पार्टी टॉपिक को बिल्कुल प्रिसाइजली अच्छे तरीके से जो है कवर किया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन में जरूर मिलेगा, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। सो एवरीवन कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू वेरी मच।